जय हिंद, जय भारत। मैं हूं जानू कटोच और आप लोग देख रहे हैं लोकें दी आवाज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में बहुत से सामाजिक संगठनों के साथ काम कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों की जो सहायता है वो भी करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र सिंह जी। तो उनसे जानते हैं कि इस समय जो कोरोना की जो हालात चल रहे हैं, इस समय क्या क्या मतलब समस्याएं जो लोगों को आ रही हैं और क्या क्या लोगों के लिए हम लोगों को या आप लोगों को करना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। जानू जी, ऐसा है कि इस समय जो हमारा देश है ये एक युद्ध की स्थिति में है। वी आर इन द स्टेज ऑफ वॉर। और ये जो युद्ध है ये पारंपरिक युद्ध से अलग एक तरह का बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। हमारा पड़ोसी मुल्क धोखे से हम पे वार किए जा रहे हैं। पिछले साल भी किया और इस साल भी किया, और हम लोग ये समझ नहीं पा रहे। हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये जो दो नए म्यूटेशंस आई हैं जो वायरस की, ये भी नेचुरल नहीं है। क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी इतना ज़्यादा डेडली वायरस अपने आप को म्यूटेट नहीं कर पाता है, और उस वजह से हमारे लोगों का जान माल का बड़ा नुकसान हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग भी हमारे जैसे ही हैं, वो भी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे समय में हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग बजाय सरकार की तरफ देखने के एकजुट हों और इस संकट से जैसे भी हो सके हम लड़के अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, अपने आप को संभालते हुए, देश को संभालते हुए, अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हुए जितने भी बीमार, मजबूर, लाचार लोग हैं उनकी मदद करें। एक चीज़ इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारे पास जो फुल कैपेसिटी है, जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, या सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। जैसे कि हमारे बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, क्या हम उनकी सहायता नहीं ले सकते? अगर हम ले सकते हैं तो अभी तक हम उनको क्यों नहीं कॉल कर रहे? चाहे वो वॉलंटरी आए, अपनी सर्विसेज दें, चाहे उनको उसके सैलरी दी जाए, लेकिन हमें उनको री एम्प्लॉय करना चाहिए। हमारे पास जम्मू कश्मीर में इंडिया का मेजर जो डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयड है। हम उनकी हेल्प जितनी ले सकते हैं, क्या उनकी ले रहे हैं? हमारे पास आर्मी हॉस्पिटल्स हैं, क्या हम उनको जितना यूज़ करना चाहिए उतना कर रहे हैं? हमारे पास नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, हम क्यों नहीं ऐसा करते कि हम उन स्टूडेंट्स को अपनी इस ज़रूरत के समय उनको भी शामिल करें, कि वो भी पेशेंट्स को लुक आफ्टर करें। उनको भी थोड़ा सा, अगर 3 डे 5 डे ट्रेनिंग देना पड़े इसके रिगार्डिंग, उनको वैक्सीन देना पड़े, वैक्सीन लगा के उसके बाद हम उनको करें। इसके अलावा हमारे जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको हम क्यों नहीं और अच्छी तरह से इक्विप करें, ताकि हमारे जो जम्मू में जो जीएमसी में जो लोड है या नारायणा में जो लोड है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अगर हम ये देखें कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं ऐसे चलते रहे, तो क्या हमारे जो गरीब तबका है, जो कि 5,000 7,000 रुपये पे काम करते हैं, क्या वो उनकी भुखमरी की नौबत नहीं आ जाएगी? वो तो अभी आप देखें अगर, तो वो नौबत आना शुरू हो गई है। उसके लिए हम लोग क्या सोचें?
हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आप देखेंगे हॉस्पिटल के बाहर अभी भी कुछ लोग हैं जो वॉलंटरी वहाँ जाके खाना बांट रहे हैं। जितने भी मेरे भाई बहन जो समर्थ हैं, जो कि कुछ मदद कर सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार जितनी भी उनकी कैपेसिटी हो 5-10 किलो राशन अपने अड़ोस पड़ोस में जो गरीब लोग हैं उनको बांटें। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं हम उनको खोलें, उसमें हमारी गाइडलाइंस रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे वहाँ पे आएँ, जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो घर जाके राशन बांटें, या फिर उनके जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो आके वहाँ से राशन कलेक्ट करें, डेज रखें, जिससे कि ये जो भुखमरी है और जो लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं, कामकाज तो अब लोगों का मैक्सिमम लोगों का ख़त्म हो गया है। और आम आदमी जो 5-7 हज़ार रुपये कमाता है, वो कितना ही सरमाया उसके पास है कि वो ज़्यादा देर तक 1-2 महीने तक फैमिली को राशन भी देगा, इलाज भी कराएगा, बिजली के बिल भी देगा, मकान का किराया भी देगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो मेरी आवाज़ अगर कहीं तक पहुंच रही है, एलजी साहब तक पहुंच रही है या कहीं पहुंच रही है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें इस नज़रिए को भी, इस पहलू को भी हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। जिस तरह से आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं या हॉस्पिटल में जो कैजुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो जो मतलब वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हॉस्पिटल में बेड जो है वो भी कम है। देखिए, ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा देश इतनी बड़ी त्रासदी के लिए तैयार नहीं था, उसकी चाहे वजह कुछ भी रही। अब उस पॉलिटिक्स पे तो जाने का समय नहीं है हमारे पास। लेकिन जितने भी मेरे भाई बंधु हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। जो बुज़ुर्ग हैं वो ख़ास तौर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने फेफड़ों का ध्यान रखें, लंग्स को मजबूत रखें, ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं, एसी कम से कम लगाएं, अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। अब एक अगर कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाए, ऑक्सीजन ना भी मिले, तो एक स्टीरॉयड आता है जिसको मेड्रोल कहते हैं। मैंने देखा कुछ केसेस में वो पेशेंट्स ने लिया तो उनके लंग्स जो थे वो डैमेज नहीं हुए, लेकिन वो सब मेडिकल प्रोफेशनल्स की गाइडेंस में ही लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाए ऐसा कुछ, तो वो लोग उस स्टीरॉयड को, जिसको मेड्रोल कहते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर की गाइडेंस में। तो बाकी विदेशों से भी सहायता आ रही है। अब उम्मीद है कि 1 हफ्ते 10 दिन में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी और हम इस चीज़ को मैनेज कर सकेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है एक अल्टरनेट वही रह गया है इसके लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वैक्सीनेशन सबको लगवानी चाहिए? ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन तो सबको लगवानी चाहिए। मैंने भी लगवाई है। मैं आपको बताऊं कि मैं 2 बार कोरोना को झेल चुका हूँ। लास्ट ईयर भी ये तकलीफ को मैंने झेला था, इस साल भी झेला। मेरी फैमिली के मेंबर्स ने भी, मेरे पेरेंट्स ने भी ये चीज़ झेली है, उन्होंने भी वैक्सीन करवाया। तो हम इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते कि हम वैक्सीन को अवॉइड करेंगे। कब तक? अब तो रशियन भी आ गया वैक्सीन, जो स्पुतनिक है। तो वैक्सीन लगवाइए, उसमें अगर कोई हल्का सा बुखार या कुछ छोटी सी कोई तकलीफ होती भी है तो वो झेलने के लिए तैयार रहिए। और वैक्सीन सभी को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। जिस तरह से डॉक्टर्स अपना जो मतलब अपना द बेस्ट है, मेरे ख्याल से वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, जिस तरह के उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके पास सामान है या कुछ भी है,
वो अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, और डॉक्टर्स के ऊपर भी बात आ रही है कि डॉक्टर्स जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं या पेशेंट की केयर नहीं करते हैं। तो इस बारे में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर भी हम ही लोगों में है, हम ही में से हैं, और वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग्स की काम करने की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिटेशन होती है। इसीलिए देश में डॉक्टर्स को बढ़ाया जाता है, हॉस्पिटल्स को बढ़ाया जाता है। जर्मनी में आप देखेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से पर 10 पर्सन शायद कुछ ऐसे 1 बेड है, इस तरह से उनकी कोई रेशो है। और हमारे इंडिया में तो शायद पर 10,000 पर्सन के लिए 1 बेड है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें इससे सीखना होगा कि आने वाले समय में हमें हॉस्पिटल्स को वेल इक्विप करना होगा और डॉक्टर्स को बढ़ाना होगा। और अभी भी जो हम मेडिकल प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, चाहे रिटायर हैं, चाहे आर्मी के हैं, चाहे बीएसएफ के हैं, चाहे सीआरपी के हैं, चाहे अभी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हेल्प लेना पड़ेगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स के लिए इतना वर्डन संभालना एकदम से पॉसिबल नहीं। डॉक्टर्स भी तो कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी भी तो फैमिली में देखिए ना कितना नुकसान हो रहा है, तो उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। जिस तरह से हम आए दिन कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं या पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो एक पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं से, जैसे बताया जाता है कि ऑक्सीजन सबको चाहिए ही चाहिए कोरोना के, जैसे आपने बोला कि आप भी कोविड को झेल चुके हैं, तो क्या ऑक्सीजन सबको जरूरी है इस चीज़ के लिए? नहीं, ऑक्सीजन सबको तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ एक लोग जिनके की जो नया ये वायरस है, जिनको ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है और जिनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, उनको ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए मैं सरकार से भी कहूँगा कि अगर आप उनको हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम उनको लोगों को घर में सिलेंडर्स प्रोवाइड करें। जैसे वो लोग कॉल करें, अगर हम फ्री नहीं प्रोवाइड कर सकते तो उसके चार्ज करें, लोग चार्ज देने को भी तैयार हैं। जिनको आप फ्री दे सकते हैं उनको फ्री दीजिए, लेकिन वो लोगों को घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स दें, क्योंकि लोग भी पसंद नहीं कर रहे कि हम हॉस्पिटलों को जाना पड़े। तो उस तरह से धीरे धीरे करके हम मैनेज करें। अगर हम दूसरा, मैंने वो स्टेरॉइड बताया एक मेड्रोल, जिससे कि लंग्स जो हैं किसी भी हालत में वो बच जाते हैं, लेकिन वो सब एक मेडिकल प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही होगा। जिस तरह से पहले जो कोरोना की लहर थी, वो बड़े बड़े जो हमारे शहर हैं वहीं पर अटैक थे। इस साल जो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो गांव से भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, चाहे वो आ रहे हैं हमारे जम्मू में हो, वहाँ से भी काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। तो इस बार क्या वजह हुई है? देखिए, मैंने शुरू में ही बताया, हमारे जम्मू की भी बात करें, राजस्थान की भी बात करें, यूपी की भी बात करें, सभी जगह में ये कोरोना गांव में, देहातों में पहुंच चुका है और लोगों को अफेक्ट कर रहा है। उसकी बात सिर्फ इतनी है कि ये इसको एक हथियार की तरह बनाया गया है ताकि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करे। और इसकी जो म्यूटेशन है, इसमें जो चेंजेस की गई हैं वो इस तरह से की गई हैं कि ये पहले वाले वायरस से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। अब हमारा दुश्मन देश जब वो देखता है कि वो बॉर्डर पे तो लड़ नहीं सकता, तो उसने एक अल्टरनेटिव वे निकाला कि क्यों ना मैं इस देश को कमज़ोर करूं, इसकी इकॉनमी को कमज़ोर करूं, इसके लोगों को कमज़ोर करूं, जिससे कि ये देश मेरे से लड़ ना पाए। अब हमारे लोगों को, हमारी सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि ये 2 बार तो कर चुका है, तीसरा ना कर सके। और हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, अपने देश को, अपने साइंटिस्ट को, अपने हथियार को, चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे केमिकल हो, कि दुश्मन को पलटवार का डर हो। हमें थोड़ा सा ऑफेंसिव तो होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है, दुश्मन देश जो है, उसके कोई एथिक्स नहीं है। तो मैं सबसे जो सेंटर में बैठे हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि मेरी बातों पर ध्यान दें और इस तरह से पैसिव रह के इस लड़ाई को ना लड़ें। वैसे ही हम थोड़ा संभलते हैं,
उसके बाद थोड़ा दूरअंदेशी से, थोड़ा पूर्वानुमान से, और थोड़ा अपना जो सिस्टम है उसको इस तरह से इक्विप करें कि तीसरी रो हमें चोट ना कर पाए किसी भी हालत में। तो ये थे मेरे साथ नरेंद्र सिंह जी। तो इनका भी कहना है, कहीं ना कहीं सबका कहना है कि जो हमारा पड़ोसी देश है उसी की एक चाल है। तो हम सबको आज मिलकर लड़ने की जरूरत है। तो आप देखते रहिए लोक के आवाज।